पाकिस्तान में एहतसाब का नारा बड़ा ही एक पुरफ़रेब तरीके से लोगों को बेचा जाता है और इंतखाब से पहले एहतसाब, ये कुछ 30-40 सालों से ये नारा सुनते सुनते कान थक गए हैं। आज तक कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ। विच हंटिंग होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। सियासी हुकूमतों ने भी इसको किया। नवाज़ शरीफ ने एहतसाब सेल बनाया था सैफुर रहमान की क़यादत में, उसने बहुत तबाही फेरी। वो जितने इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान को भगाने का आगाज़ खुद नवाज़ शरीफ ने अपने हाथों से सरंजाम किया था और सैफुर रहमान वो चाबी थे इस काम के लिए। वो इन्वेस्टर्स को भैंस चोरी जैसे मुकदमों में पकड़ के अंदर डाल देते थे जिनके साथ उनका गुजारा नहीं था होता और वो बंदे भाग जाते थे पाकिस्तान से। एक सेपकोल था, सेपकोल पावर, उनके बरखुरदार को उन्होंने मुकदमा बनाया। और एक मोरस टैक्सी, पुरानी मोरस टैक्सी वो जो यहाँ किसी ज़माने में चला करती थी और 30 भैंसें चोरी हुई थी, सैफुर रहमान ने उनको नामजद कर दिया। मैं उस ज़माने में एक अंग्रेज़ी अखबार से वाबस्ता था तो मैंने वो ख़बर छापी, तो अगले दिन सैफुर रहमान साहब मेरी एडिटर के पास पहुँच गए कि ये वो भैंस चोरी का मुकदमा नहीं था, ये मोरस टैक्सी चोरी का मुकदमा था। पुरानी एक FIR थी जिसमें भैंसें भी चोरी हुई थी और टैक्सी भी चोरी हुई थी, तो हमने उसको टैक्सी चोरी में नामज़द किया। तो इस तरह के लतीफ़े पाकिस्तान को ख़राब करने में, पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने में लोग किरदार अदा करते रहे। एहतसाब का काम केयर टेकर सेटअप में भी हुआ। नजम सेठी साहब हमारे मारूफ जर्नलिस्ट हैं, किसी ज़माने में उनको भी एहतसाब सौंपा गया था और मकसद उसका ये था कि उस वक्त जिन लोगों को इक़्तिदार से निकाला गया, ख़ुद नवाज़ शरीफ को, उसके ख़िलाफ़ केसेस कैसे खोल लें। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, शब खून मारा और इन्होंने नैब बना दी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पहले जितने सरबराह लगाए गए वो सारे जनरल्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे। उन्होंने काम शायद अच्छी नीयत से शुरू किया होगा, लेकिन जनरल मुशर्रफ की नीयत शायद उस वक्त ये नहीं थी कि इन सारों से कड़ा एहतसाब ही करना है। एहतसाब के नाम से केसेस की फ़ाइलें जो खोली गई थी, चंद दिनों बाद ही जब 2002 के इंतखाबात हुए और जमाली साहब की हुकूमत पूरी नहीं थी हो रही, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए, नैबज़ादे उन्हें कहा जाता था, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनवाई गई और जमाली साहब की हुकूमत को दुआम बख्शने के लिए उन नैबज़ादों का साथ दिया गया और नैब उसके बाद खामोश हो गई। नवाज़ शरीफ और मोहतरमा के जो केसेस थे उसके ऊपर उनको क्लियरली मैसेज दिया गया कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। जनरल शाहिद अजीज़ का मैंने इंटरव्यू किया था, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि उन्हें कहा गया था कि आप इन केसेस का जान छोड़ दें, आप पड़े रहने दें, जहाँ है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर ये वहीं पड़े रहेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान में नैब आगे चलती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इमरान खान जो सारों को चोर डाकू कहते थे, वो सारों को चोर डाकू के नारे लगाने के बाद उन्होंने ढेर सारे लोगों को, नैब का वो जो काला कानून था ना, 90 रोज़ चेयरमैन को इख्तियार था पकड़ के इंक्वायरी स्टेज पे किसी को भी बंद कर दे, उसने पकड़ के कोई बंदा नहीं छोड़ा अपोजिशन का जिसको वो बंद करने के लिए ताकत रखता था और उसने बंद ना किया हो। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मेरे ख़्याल में इंतहाई बोगस और बेहुदा नौयत के इनके ऊपर इल्ज़ामात और मुकदमात थे, लेकिन वो गधे और घोड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई थी। जिसके ऊपर 100-200 अरब का केस था, फेक करेंसी अकाउंट वाला जरदारी, वो भी अंदर था, और जिसके ऊपर कोई केस नहीं था वो भी अंदर था। आखिर में जब मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो दोनों आर या पार के नारे लगा रहे थे और इन्हें लगा ये कि अब PTI की हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ से ख़ुद इमरान खान, इन्होंने जॉइंटली एक NRO दिया आसिफ जरदारी साहब को। आसिफ जरदारी साहब को भी और उनकी बहन को भी जो हिरासत में थी उनको रिहा किया गया और वो आर या पार वाली जो नारे थे और वो जो कैंपेन थी वो उस दिन दम तोड़ गई, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर ये नो कॉन्फिडेंस बड़े अरसे बाद आता है, लेकिन उससे 1 साल पहले वो पूरे ज़ोरों के ऊपर थी और बंदे 20-25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs टूट के मिले हुए थे। अक्सरियत PMLN के साथ थी और चंद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पूरे ज़ोरों के ऊपर वो जब वो कैंपेन थी तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इमरान खान ने डील कर ली और NRO दे दिया आसिफ जरदारी को भी और उनकी बहन को भी दे दिया। अब ये सूरत हाल है। आप इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब लॉ के अंदर तरमीम की गई थी उनको स्ट्राइक डाउन किया। मेरे ख़्याल में दुरुस्त फैसला है। मैं बड़ा मुखालिफ था उन तरमीम का जो शहबाज शरीफ अपने आप को ख़ुद NRO देने के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल थी। इनके अपने ऊपर केस बना, 26 अरब का केस था शहबाज शरीफ के ऊपर और बाकी इनके MNAs के ऊपर, पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, ओमनी ग्रुप के जितने केसेस थे वो कहा ही जाता था कि वो फ्रंट मैन है जरदारी साहब के, तो ख़ुद को NRO दिलवा दिया। ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ये कोई दुनिया का कानून ये नहीं कहता कि आप आएँ और आपके ऊपर अरबों की करप्शन का केस और ख़ुद ही उसको अमेंडमेंट कर लें। ट्रांसपेरेंटली एक पार्लिमान जिसके अपने ऊपर वो मुकदमात ना, खुद वो बेनिफिशरी ना होते,
वो ये तरमीम करती तो इसमें से बहुत सारी तरमीम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस नैब के होते हुए, इस तरह विच हंटिंग करते हुए पाकिस्तान को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद वो तमाम मुकदमात खुल गए। ये कमाल ये है कि ना उन लोगों की सियासत बची है। 16 माह की हुकूमत में महंगाई, बेरोज़गारी, पुअर गवर्नेंस, 90 लोगों की काबीना, और केसेस भी दोबारा ओपन हो गए। लेकिन ये केसेस आगे बढ़ेंगे कैसे? अभी मैं कुछ तफसील सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ी है, तो वो कुछ 200 से ज़्यादा कहते हैं एमएनएस और फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं जिनके मुकदमात खुले, 200 से ज़्यादा, जिसमें अक्सरियत उनका तल्लक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के भी मुकदमात थे जो सारी बंद हो गए थे, अब वो दोबारा खुल गए। होगा क्या पाकिस्तान में एहतसाब होगा? मेरा इसके ऊपर यकीन नहीं है। इस ख्वाहिश के बावजूद कि पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस आगे बढ़े, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, ये मैं कह रहा हूँ कि इन तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी शफाफियत के साथ होगी। नैब जो है वो हमेशा पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ माजी में, और अभी भी कभी इम्कान यह है कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब आपने कड़ा एहतसाब करना हो तो फिर कड़े एहतसाब के लिए ज़रूरी होता है कि वो कोई जज है, वो कोई जर्नल है, वो कोई जर्नलिस्ट है, मीडिया के मालिकान है। जर्नलिस्ट किसी मीडिया के अंदर काम करते हुए ख़ुद कभी करप्शन नहीं कर सकता जब तक उसके मालिकान ने आंखें बंद ना की हों, या उनके मुफादात, जर्नलिस्ट कोई लाखों की कर रहा होगा तो उसके मालिकान अरबों की कर रहे होंगे। अदरवाइज़ किसी की मजाल नहीं है 1 रुपये की करप्शन कर जाए और वो बैठ के रिपोर्ट कर रहा हो किसी इशू के ऊपर, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो उसको अलाउ करें इस गंदे काम के लिए, बदबूदार काम के लिए। तो ये वो असूल है जिसको अगर लागू किया जाए तो फिर चंद बड़े ताकतवर लोग, चाहे वो फ़ौज के अंदर बैठे हों, चाहे जुडिशरी के अंदर बैठे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो सिविल सर्विस में हों, फिर सारों को एक ही लाइन में खड़ा करके उनसे वसूलियाँ करें, फिर तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं, बुखारी हैं पीएमएलएन से, और नासिर शाह साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा वी होप के शोएब शाहीन साहब हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अज़मा बुखारी, ये केसेस की तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पूरी लिस्ट नहीं अभी पढ़ रहा, उसमें आपकी जमात से भी हैं काफ़ी सारे लोग। क्या सोचती हैं, कभी एहतसाब होगा पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत सारी चीज़ें तो आपने अपने इंट्रो में भी जो है वो बता दी। आपने जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह, एहसन इकबाल को आप भूल गए, उनके ऊपर एक स्टेडियम बनाने का केस था, और किस तरह से इमरान खान के दौर में ये केसेस बनते रहे, ये सबको मालूम है। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह है कि एक तरफ यही सुप्रीम कोर्ट है जो अपने फ़ैसलों में ये कहती रही बारहा कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स नहीं देती रही, अपने फ़ैसलों में लिखती रही, ज़मानतें देते हुए, कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये हमेशा जो है वो जो साइड चेंज करने के लिए और सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको जो है वो, और आपको पता है कि बंदियाल साहब बहुत उतावले थे इसके ऊपर जो है फ़ैसला करने के लिए, और वो उन्होंने वो कर दिखाया। वो अब ये रहता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। देखिए, चूँकि जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर ये स्टे दे के जो मामला चलाए गए, और जिस तरह से इन केसेस के ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई, मेरी नज़र में कम अज़ कम जो भी कार्रवाई इस जो है वो स्टे के बाद हुई है, मैं नहीं समझती कि वो लीगल है। लेकिन हम पहले भी नहीं घबराए थे इन केसेस से। मेरी लीडरशिप की आप ज़रा ये भी रिकॉर्ड कभी निकाल के देखिए ना, कि मेरी लीडरशिप जो है वो कितने कितने दिनों के लिए जो है वो जेल में रही है। हमदर्द शहबाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा 2 साल प्लस जेल में रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा 5 माह से ज़्यादा वो जेल में रही हैं। मियाँ साहब जेल में रहे हैं, एहसन इकबाल जेल में रहे हैं। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है जब कुछ नहीं मिला था तो आपने वो बकरी चोरी का केस बताया, तो ये भी याद रखिए ये नए ज़माने का बकरी चोरी का केस था कि उनके ऊपर जो है वो हेरोइन का केस इसलिए डाला गया ताकि उसकी सज़ाए मौत है, और इस तरह से उनको हटाया जाए। फिर बशीर मेमन साहब जो हैं, जो साबिक DGI हैं, वो बता चुके हैं कि आर्टिकल 6 तक लगवाने की बादशाह सलामत की फरमाइश होती थी कि सियासी मुखालफिन को इस तरह से राह पे हटाना है। और अगर ये केसेस जो हैं इनके ऊपर इनको फिर चलना है तो हम तो पहले भी सरेंडर करते रहे हैं अदालतों के सामने, फेस कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। ये अलहदा बात है कि आप साल हर साल जो है वो आप सियासतदानों को इसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी करें, आप उनको बदनाम भी करें, आप जो है वो उनकी चटपटी जो है वो झूठी सच्ची खबरें निकाल के लाएं। अब मुझे ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस चल रहे थे और जो पनामा के बाद भी सारी स्टोरी हो रही थी,